हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विरत दुबे। दोस्तों, हिस्ट्री फैक्ट्स के इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले मैंने दो टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कशन किए थे। ये जो टॉपिक्स हैं ये मैं कोशिश करूंगा कि आगे जितने भी लेक्चर्स होंगे उनमें एक विधिवत तरीके से जो चैप्टर वाइज एक एनालिसिस हो सकता है वो कराऊं। लेकिन यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि ये जो टॉपिक है, जब आप पढ़ते हो हिस्ट्री में बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं जो यूपीएससी के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो पढ़ते हैं, लेकिन सिलेबस कवर करते समय आपके अंदर आपके मन में बहुत सारे विचित्र प्रश्न उठते हैं कि यार मतलब उनको डायरेक्टली आप अगर देखें तो अपने नोट्स में कहीं ना कहीं नोट नहीं करते हैं, बट वो इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी समझ विकसित करने के लिए। जैसे यहाँ पर एक टॉपिक दिया गया है हड़प्पाई शवाधान प्रक्रिया के बारे में। डेफिनेटली हड़प्पाई शवाधान प्रक्रिया जो है ये हमारी यूपीएससी टॉपिक से रिलेट करती है, क्योंकि हम जब इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ते हैं तो उनकी सामाजिक धार्मिक विधियां जब देखने का प्रयास करते हैं तो उसमें हमें शवाधान प्रथाएं भी देखने को मिल जाती हैं। और बड़ी विचित्र शवाधान प्रथाएं नहीं है, हमारे ही जीवन में जितने प्रकार की शवाधान प्रथाएं हम लोग देखते हैं उनमें में से कुछ प्रथाएं वो भी फॉलो करते थे, तो हम कोरिलेट करने का प्रयास करते हैं कि क्या वो हमारे जैसे थे। तो जब बात आती है कि क्या वो हमारे जैसे थे, तो आज के जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मनुष्य के जीवन को दो तीन अलग अलग प्रकार से देखते हैं। वैसे मैंने यहां पर जिस कॉन्सेप्ट को उठाया है वो है पुनर्जन्म में विश्वास। ध्यान रखिए, ये पृथक है उस विश्वास से जिसमें हम कहते हैं पारलोक विश्वास। देखो, परलोक विश्वास जो है वो अलग है, पारलौकिक बिलीफ जो है वो अलग है, पुनर्जन्म में विश्वास अलग है। परलोक विश्वास का मतलब ये है कि जैसे हम लोग देखिए सामान्य बोलचाल की भाषा में क्या इस्तेमाल करते हैं, वो तो स्वर्ग सिधार गए। स्वर्ग सिधार गए यानी स्वर्ग चले गए, यानी वो कोई एक स्थान है, वो कोई एक दूसरा लौकिक पारलौकिक स्थान है जो इस लोक में मौजूद नहीं है और वो वहां चले गए हैं। तो चले गए हैं तो वो यात्रा है। कभी कभी हम लोग इसको और ज्यादा देखें तो कई बार जैसे किसी किताब में, किसी साहित्य में, किसी के मुंह से भी आपने हो सकता है सुना हो कि वो तो दूसरे लोक की यात्रा पे चले गए। तो दूसरा लोक मतलब परलोक की बात हो रही है यहाँ पर। तो परलोक अलग कॉन्सेप्ट है। मैं जिस कॉन्सेप्ट को यहां डिस्कशन कर रहा हूं वो है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म का मतलब इस जन्म से अब पता नहीं परलोक गए या नहीं गए, लेकिन दोबारा उनका जन्म हुआ, एक बार मृत्यु हुई और मृत्यु के बाद दोबारा जन्म हुआ, उसको कनेक्ट करने का प्रयास करूंगा। यहां पर दो डिफरेंसेस जो हम लोग पढ़ते हैं, और कोशिश करूंगा कि मैं लास्ट में आपको यह भी बताने का प्रयास करूं कि पारलौकिक विश्वास था या नहीं था, क्योंकि इस टॉपिक को भी यहीं पे खत्म कर देंगे, लेकिन मुद्दा हमारा इधर क्यों रहेगा। तो लेक्चर की शुरुआत में हम समझने का प्रयास करेंगे कि भाई अंत्येष्टि संस्कार विधियां उनकी कैसी थी, और जो अभी तक जो जहां कहीं से भी जो साक्ष्य मिले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में, उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। और दूसरी जो सभ्यताएं हैं, सिंधु सभ्यता के समकालीन जो दूसरी सभ्यताएं हैं, उनको भी जानने का प्रयास करेंगे। जैसे आप देखते हैं मिस्र की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, चीन की सभ्यता है। तो जनरली ये सब कांस्य युगीन सभ्यताओं के तौर पर भी जानी जाती हैं, और इनमें ये जो कल्चर्स हैं, जो संस्कृतियां हैं, उनमें हड़प्पा संस्कृति से पृथक शवाधान के संकेत हमको देखने को मिलते हैं थोड़े बहुत। जैसे अगर आप, मैंने जिन तीन संस्कृतियों का नाम लिया, जैसे मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन वगैरह में, वहां पर आप देखेंगे तो वहां के जो कब्र हैं, शवाधान हो रहा है, कब्र जब हो रहा है तो उनमें जो वस्तुएं रखी गई हैं, उन वस्तुओं के माध्यम से हम समझते हैं कि शायद वहां पर ज्यादा जो पुनर्जन्म जैसे जो विश्वास है उस पर गहन विश्वास उनका मिलता है। लेकिन यहां पुनर्जन्म जैसी चीजों पे गहन विश्वास मिलता हो, ऐसे संकेत नहीं मिलते, हालांकि कुछ जगहों पे संकेत मिलते हैं। तो मैं वही आपको यहां पर डिस्कशन करने का प्रयास करूंगा। ये कुछ नजर डालते हैं एक आध जो हमारे लोकेशंस हैं उनके ऊपर। तो पहले तो आप देख सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो ये मैप है, इस मैप में ये एरिया जो कलर्ड है डार्क ब्राउन कलर से, ये मुख्य तौर से लोकेशन है। और लोकेशन में कुछ चीजें मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा, लेकिन एक छोटी सी जानकारी दे दूं, प्रतिज्ञा प्लस बैच में एनरोलमेंट आप करा सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश किसी भी भाषा में। साथ ही साथ विरद लाइव कोड के इस्तेमाल से 24,999 में आपको बैच मिल जाएगा। संपूर्ण तरीके का ये बैच है, सब कुछ इसमें पढ़ाया जाएगा, आपको केवल एनरोल करना है कंप्लीटली।
नथिंग एल्स। ध्यान रखें आज इसकी अंतिम तिथि है इसमें एडमिशन लेने की, आज 15 सितंबर है। 15 सितंबर इसमें एनरोलमेंट की अंतिम तिथि है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना मैं आपको देना चाहता हूं, एक बिगेस्ट रिवील होने वाला है आज ही शाम को 7 बजे। तो आप ये लेक्चर देख रहे हैं, इसके तुरंत बाद आपको यहां पर आना है। बिगेस्ट रिवील फॉर यूपीएससी 2026 एस्पिरेंट ओनली एट स्टडी आईक्यू ऑन 15 सितंबर 7 PM। तो ये जो रिवील है ये 7 PM पर होगा। इसके लिए आपको करना क्या है, ये जो स्कैनर है इस स्कैनर को स्कैन कर लीजिए, ये जो QR आपको दिख रहा है इसको स्कैन कर लीजिए और वहां पर एक फॉर्म है उसको फिल कर दीजिए। तो आपको यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा हमारे इस बिगेस्ट रिवील में शाम 7 बजे, अभी इस लेक्चर के होने के तुरंत बाद। जरा इस शव को देखिए, आप देख सकते हैं ये कंकाल है और इसके आसपास कुछ वस्तुएं आपको रखी हुई देखने को मिलेंगी। कब्र में इसको दफनाया गया है। कब्र की जो चौड़ाई आप देख रहे हैं वो सर की तरफ, जिस तरफ सिर है उस तरफ अगर आप देखेंगे चौड़ाई ज्यादा है। पैर की तरफ आप देख रहे हैं चौड़ाई कम है। कुछ वस्तुएं पैर की तरफ रखी हैं और कुछ वस्तुएं जो है वो सिर की तरफ रखी गई हैं। डिस्कशन करेंगे अभी सारे चीजों को। ये एक आप देख सकते हैं एक और शव, जिसमें जो कंकाल है इसके लिए अपेक्षा की जा रही है कि इसमें से एक नर कंकाल है एक मादा कंकाल है, और नर कंकाल जो है वो मादा कंकाल की तरफ सिर किए हुए, यानी जब ये दफनाए गए होंगे या दफन हुए होंगे तो शायद नर जो है वो मादा की तरफ देख रहा है। तो एक कंकाल आपको ये भी देखने को मिलेगा, संभवतः ये राखी गढ़ी का है। और ये एक कंकाल है जिसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे कई तरीके की प्लेट, तश्तरियां और तमाम सारे प्रकार के बर्तन जो हैं वो इसके पास रखे गए हैं। और इसमें भी इसके साथ में एक और भी चैम्बर जुड़ा हुआ है, शायद इसमें कुछ दूसरे प्रकार की चीजें रही होंगी। बट इसके पास भी देखेंगे तो सर के पास, इसके सिर खोपड़ी के पास अगर आप देखोगे तो वस्तुओं का ढेर ज्यादा लगा हुआ है। तो डिस्कशन करेंगे इन्हीं सब चीजों पर। आप यहां पर देखिए, यहां पर भी कुछ पॉटरीज रखी हुई हैं, ठीक है, यहां पर पूरा पॉट से भरा हुआ है। तो बार बार मैं सीन जो आपको दिखा रहा हूं इसमें सब में क्या दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, इसमें सब में क्या बताने का प्रयास किया जा रहा है, उसको हम समझेंगे, तभी जाकर के आपको आगे के डिस्कशन समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले तो यहां पर देख रहे हैं कि गड्ढों में अधिकतर जो शव हैं वो लंबवत रखे गए हैं और कुछ मृदभांड जो हैं आपने देखे, सामान्यतः इनके जो मृदभांड है वो सर के पास रखे हुए देखने को मिल रहे हैं। कुछ जगहों पर आपने देखा कि पैर के पास भी आपको शव रखे हुए मतलब सामान जो है वो रखे हुए देखने को मिल रहे हैं। तो हड़प्पा में इस तरीके के बहुत सारे, मतलब ये प्रकार का जो शवाधान प्रक्रिया है जिसमें जिसमें आप कब्र देख रहे हैं, कब्र की, यहाँ पे तो कब्र की बात हो रही है, तो इससे आप केवल ये अंदाजा ना लगाएं कि केवल वहां पर लोगों को दफनाया ही जाता था, है ना। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा विधियां कौन कौन सी हुआ करती थी, लेकिन जो अभी वहां से अवशेष मिले हैं वो ज्यादातर कब्र के हैं, ठीक है। कब्र के अवशेष मिलना थोड़ा इजी होता है। जैसे अब अगर हम आपसे कहें कि भाई क्या वो शव को प्रवाहित भी करते थे या फिर क्या वो शवों का दाह संस्कार भी करते थे, तो अगर दाह संस्कार कर दिया तो उसके प्रमाण जल्दी कैसे मिलेंगे, क्योंकि वो तो दाह हो गया ना, खत्म हो गया। अब उसकी राख मिल जाए तो एक अलग बात है, ठीक है। तो जनरली ये कठोर साक्ष्य के तौर पर हमको देखने को मिलते हैं। तो पहले हम इसी पे डिस्कशन इसीलिए कर रहे हैं। तो कहते हैं कि हड़प्पा में इस तरीके के जो आप देखेंगे कि ये ग्रेव्स मिली हैं, इनमें जो मृदभांड रहा करते थे, किसी में 2 मृदभांड है, किसी में 10 मृदभांड है, किसी में 15 मृदभांड है, तो ऐसे लेकर के 40 मृदभांड तक आपको देखने को मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि शवों के साथ में कुछ बर्तन जो है वो दफनाए जा रहे हैं। इससे एक अंदाजा निकाला जाता है कि शायद, अब देखिए जब हम कहते हैं कि वो दूसरे लोग की यात्रा पर गए, कहां पर गए, दूसरे लोग की यात्रा पर गए, तो जैसे हम लोग जब कभी यात्रा पे जाते हैं तो अपनी आवश्यक चीजें साथ में लेकर के जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट है, बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है, और बहुत ही यात्रा में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण जो वस्तुएं उन्हीं को लेकर के जाते हैं। कीमती वस्तुओं को जनरली हम यात्रा में लेकर के नहीं जाते हैं, कीमती वस्तुओं को हम छोड़ करके जाते हैं, छुपा करके जाते हैं। तो इनके साथ भी जो चीजें मिलती हैं वो मृदभांड है, पहली बात तो। और ये मृदभांड जनरली साधारणतया की बात हो रही है कि जिन भी जगहों पर मिले हैं वो सामान्य, अब जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आप जानते हैं कि भाई ये लोग तो आभूषणों का भी तो प्रयोग करते थे, लेकिन
ऐसा नहीं कि आभूषण नहीं मिले, कुछ मिले, लेकिन बहुत सामान्य आभूषण मिलते हैं। इससे पता चलता है कि वो जो संपत्ति है, उस संपत्ति को वो एक लोक से दूसरे लोक तक नहीं ले जा रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो लेकर के जा रहे हैं। शायद उनका विश्वास जो है वो यात्रा जैसी चीजों पर रहा होगा। आवश्यक चीजें यहां पर दफना दी जाती हैं, जो प्रमुख चीजें होती हैं वो दफना दी जाती है। तो वो दफन आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये चीज आपको देखने को मिलती है। एक इतिहासकार भी कह सकते हैं हम, और ये भी कह सकते हैं कि एक बहुत ही फेमस आर्कियोलॉजिस्ट हुआ करते थे, मार्टिन व्हीलर। उन्होंने एक कब्र खोदी है और उसमें उनको एक महिला का ताबूत मिला है। महिला का ताबूत बहुत ही खराब हालत में रहा ऑब्वियसली, लेकिन उस ताबूत को किसी चीज से लपेटा गया, जैसे मम्मी लपेटी जाती है ना, किसी सरकंडे से या किसी चीज से लपेट करके रखा गया था। और उसके अंदर 37 जो है मृदभांड उसने पाए हैं मार्टिन व्हीलर ने, और शव के साथ में कुछ तांबे की अंगूठी वगैरह है वो पाई है। तो आप देखते हैं कि कुछ जो आभूषण मिल रहे हैं वो आभूषण भी वो बहुत ज्यादा प्रीसियस नहीं है। जैसे अब तांबे का आभूषण मिलना, तांबे की अंगूठी मिलना, ये कोई बहुत ज्यादा प्रीसियस स्टोन नहीं है, प्रीसियस मेटल नहीं है, पर ठीक है मिली। कुछ जगहों पर अगर आप देखें उसी में ही व्हीलर को कुछ सीपी भी देखने को मिली। सीपी जैसे होते हैं ना, जो समुद्र से सीप मिलती है, उससे सीप के छल्ले मिले हैं, कहते हैं कि कर्णफूल रहे होंगे शायद। तो व्हीलर महसूस करते हैं कि ये शवाधान की प्रक्रिया है, लेकिन इसमें जो है बहुत जो संपत्ति वाली चीजें हैं वो नहीं रखी गई, बहुत कीमती जो चीजें हैं वो नहीं रखी गई, बहुत जो शायद कभी काम किया, जो सामान्यतः प्रयोग जो उनका किया जाता होगा उसको लेकर के वो मिलती है। ठीक है, तो एक तो आपको ये चीज देखने को मिली कि भाई शवों के साथ में चीजें दफनाई जा रही हैं, शव जो हैं उनके साथ में वस्तुएं मिल रही हैं। वस्तुएं सामान्यतः कैसी हैं? वस्तुएं सामान्यतः सामान्य हैं, सामान्य उपयोग की, सामान्य उपयोग वाली वस्तुएं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सामान्य उपयोग की वस्तुएं। वस्तुएं जो हैं आपकी कैसे मिल रही हैं? सामान्य उपयोग की। फिर बात करते हैं कि क्या इसमें आभूषण मिल रहे हैं? आभूषण, हाँ आभूषण मिलते हैं, आभूषण मिलते हैं, लेकिन सामान्य रत्न है, वो सामान्य रत्न है। जैसे कुछ मतलब जो कब्र हैं उनमें में से कुछ प्रीसियस स्टोन्स जो हैं, लेकिन बहुत ही सेमी प्रीसियस स्टोन्स जिनको कह सकते हैं, वो मिले हैं, बहुत ज्यादा महंगे नहीं, लेकिन कुछ स्टोन्स मिले। जैसे कुछ कब्रिस्तान ऐसे हैं जहां पर जो शव होता है, शवों का जो जैसे मानव कंकाल मिले हैं, तो जो कटिबंध होता है, श्रोणी प्रदेश जिसको बोलते हैं, साधारण भाषा में कहें तो कमर या पीठ का जो निचला हिस्सा होता है, उसमें कार्नेलियन या लार्जवर्ध या फिर तांबे के छोटे छोटे मनके बने हुए हैं और उसकी ताबीज बनी हुई है। तो कहते हैं कि उन्होंने शरीर में उसको धारण किया है। समझ में आ रहा है बात? तो एक चीज तो हमको यहां पर समझ में आती है कि आभूषणों में कुछ इस तरीके के आभूषण हमको देखने को मिल रहे हैं कि भाई करधनी जिसको बोलते हैं, कमर की करधनी, कमर की करधनी जो होती है, उस कमर की करधनी में कुछ छोटे मोटी चीजें लगी हुई हैं। कुछ जैसे मैंने आपको बताया कि लार्जवर्ध पत्थर का इस्तेमाल लोग करते थे, तो लार्जवर्ध पत्थर है, कार्लेनियन स्टोन जो है वो है, तांबे के मनके हैं आपको देखने को मिलेंगे। महिलाओं के साथ में कुछ स्पेशली अगर देखा जाए तो महिलाओं के साथ में एक पॉइंट ये है कि उनके साथ कुछ जैसे तांबे के जो महिलाएं जो हैं उनके साथ में अगर आप देखेंगे तो तांबे के दर्पण मिले हैं, तांबे के दर्पण। ठीक है, तांबे के क्या मिले हैं? दर्पण मिले। तो जो ज्यादातर आभूषण वाली जो चीजें हैं या फिर सौंदर्यीकरण की जो चीजें हैं वो महिलाओं के साथ देखने को मिली। समझ में आ रही बात? ये चीज हमको वहां पर देखने को मिलती है। शवाधान में सामान्य प्रयोग की जो चीजें वो आपको देखने को मिलती कब्रों के पास में। इसके अलावा ज्यादातर जो अगर आप देखेंगे जो शवाधान जो है उसमें आपको बर्तन देखने को मिलते हैं। बर्तन जो डेली यूज के हैं, मतलब सामान्य प्रयोग वाले जो बर्तन है, सामान्य जो प्रयोग वाले बर्तन हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। और उसमें कुछ जगहों पर जैसे पात्र में जिसको हम मटकी या मटका कह सकते हैं वो है, आपको एक तो देखने को मिलेगा। और प्लेट, ये कॉमन है, मतलब प्लेट्स और मटका टाइप की जो चीजें, जैसे आप यहां पर भी देख रहे हैं प्लेट है, घड़ा, कलश जिसको कह सकते हो आप, वो चीज आपको यहां पर देखने को मिली है।
समझ में आ रहा है? हाँ। और जो अगर हम आकार देखें, मतलब इनके जो जो कब्र हैं, इन कब्रों के आकार देखें, अगर हम कब्र जो हैं उन कब्रों के आकार देखें तो आकार आपको जनरली जो है वो आयताकार देखने को मिलेगा। इनके आकार कैसे हैं? आयताकार है। मतलब ज्यादातर जो ये कमरे आपको देखने को बने हुए मिल रहे हैं ये आयताकार है, आयताकार। लेकिन कुछ जगहों पर आयताकार के अलावा भी आपको कब्र देखने को मिलते हैं, जैसे कालीबंगा में। कालीबंगा में अगर आप देखेंगे तो कालीबंगा में आपको जो आकार हैं वो आयताकार कब्र तो मिलेंगे ही मिलेंगे, आयताकार कब्र के अलग इतर जो है आपको दूसरे प्रकार के कब्र भी देखने को मिल जाते हैं, जिसमें वस्तुएं हैं, ठीक है। कुछ जगहों पर गोल जो है कब्र आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन उस गोल कब्र में वस्तुएं तो दफनाई गई हैं बट व्यक्ति के कंकाल नहीं देखने को मिलते। कई कई जगहों पर दीर्घवृत्ताकार भी आपको दीर्घवृत्ताकार या गोलाकार ये जो ये बना हुआ है बॉक्स जो बना हुआ है, आयताकार भी हो सकता है, दीर्घवृत्ताकार भी हो सकता है, या गोलाकार भी आपको देखने को मिलता है। उसमें भी कई सारे पात्र देखने को मिलते हैं, लेकिन उसमें कंकाल नहीं मिलते। तो शायद ऐसे जो जहां पर दीर्घवृत्ताकार या गोलाकार ये जो कब्र हैं, इन कब्रों के बारे में इतिहासकारों का एक मत्ता ये है कि शायद ये सांकेतिक प्रकार की शवदाह विधि रही होगी, ठीक है, या अंत्येष्टि विधि रही होगी। शवदाह न लिख करके हम कहें अंत्येष्टि, ठीक है। तो ये मतलब इस तरीके की रही होगी। सांकेतिक का मतलब ये हो गया कि चीजों को दफनाया गया है, उनके शायद राख के साथ उनकी उपयोग की वस्तुएं दफना दी गई हैं, और जो शव रहा होगा या तो उसे जला दिया गया हो या फिर उसको प्रवाहित कर दिया गया हो, और उसके उपयोग की जो चीजें हैं वो साथ में दफना दी गई। समझ में आया कि नहीं? तो ये एक चीज हमको देखने को मिलती है। तो अलग अलग प्रकार के हैं। कहीं पर कुछ जैसे स्त्रियों के साथ में मैंने आपको बताया कि जहां तांबे के दर्पण देखने को मिल रहे, तो कुछ स्त्रियों के साथ उनकी चूड़ियां भी देखने को मिलती हैं। चूड़ियां तांबे की भी चूड़ियां हो सकती हैं, मतलब एक दो जगह तांबे की चूड़ियां भी आपको देखने को मिली। तो कहने का मतलब यह है कि एक अलग अलग प्रकार का अलग अलग हम लोगों को वहां पर एक जो शव है, शवाधान जो है वो हमको देखने को मिलता है। तो इससे ये पता चलता है कि भाई, इससे ये तो पता चलता है कि भाई वो दैनिक उपयोग की चीजें जो हैं वो अपने साथ दफना रहे हैं। अगर हम इसको ये रिलेट करने का प्रयास करें कि क्या इससे पुनर्जन्म के भी कुछ साक्ष्य मिलते हैं, पुनर्जन्म जैसी जो चीजें हैं वो भी हमको क्या देखने को मिलती हैं, पुनर्जन्म जैसी प्रक्रिया भी समझ में आती है क्या, उसको समझने के लिए हमें पहले ये जानना पड़ेगा कि एक्चुअली उनके यहाँ जो अंतिम संस्कार की विधियां हैं वो कौन कौन सी रही होंगी, मतलब किस किस प्रकार के अंतिम संस्कार की विधियों का प्रयोग करते थे। तो अंत्येष्टि की विधियों को पहले समझते हैं और उन विधियों के आधार पर ये पता लगाते हैं कि क्या वहां पर पुनर्जन्म जैसे कॉन्सेप्ट थे क्या। तो आइए एक बार देख लेते हैं कि अंत्येष्टि की विधियां कौन कौन सी थी। अगर हम विधियों की बात करेंगे, विधियां, अंत्येष्टि की विधियां, तो विधियों में 4 प्रकार की विधियां आपको देखने को मिलेंगी। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। 4 प्रकार की विधियां जो है हमको इस कॉन्सेप्ट में देखने को मिलती है। मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, लोथल है, कालीबंगा है, रोपड़ है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं जहां से हमको जो शवाधान की प्रक्रियाएं या पद्धतियां हैं उनका पता चलता है। जैसे सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो एक है पूर्ण समाधिकरण, एक विधि जिसको हम लोग कहते हैं पूर्ण समाधिकरण। पूर्ण समाधिकरण, पूर्ण समाधिकरण की विधि, पूर्ण समाधिकरण की विधि। पूर्ण समाधिकरण की विधि का मतलब यह हो गया कि जहां पर पूरी तरीके से उसको दफनाया जाए, समाधि की जाए, जो कि शायद इस सभ्यता की सबसे प्रचलित विधि रही होगी। शायद इस सभ्यता की सबसे प्रचलित विधि रही होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा उदाहरण जो है वो हमको इसी पूर्ण समाधिकरण के मिलते हैं, जिसमें कब्र बनाई जाती है। खास तौर से जब इनको दफनाया जा रहा है तो इसको दफनाने की जो पद्धति है उसमें उत्तर दक्षिण विधि का इस्तेमाल किया गया है। उत्तर दक्षिण विधि का इस्तेमाल किया गया है।
नॉर्थ टू साउथ जो विधि है उसका यहां पर इस्तेमाल किया गया। उत्तर दक्षिण विधि, शवों को उत्तर से दक्षिण में अपनाया। जैसे आज भी जब कभी भी शव दफनाया जाता है, सामान्यतः अगर आप देखेंगे तो उसमें जो सिर होता है वो उत्तर की तरफ किया जाता है और पैर जो होता है वो दक्षिण की तरफ हो जाता है, तो इसको उत्तर दक्षिण विधि कहते हैं। तो ये जो पद्धति है, ये पद्धति दिखाती है कि इनके विश्वास हैं कि हम पारलौकिक यात्रा जो है वो कर रहे हैं। पारलौकिक यात्रा में विश्वास करने वाले जो संस्कार है उनमें एक विधि हमको ये देखने को मिलती है कि पूर्णतः शरीर से जो जीव है वो निकल करके तभी जा सकता है जब उसका उत्तर दक्षिण दिशा में उसको दफनाया गया हो। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसके कुछ अपवाद हमको देखने को मिलते हैं। इसके कुछ अलग अलग प्रकार के तरीके की चीजें देखने को मिलती हैं जो पूर्ण समाधिकरण से थोड़ा सा पृथक है, अलग है, हल्का सा अलग है। और उसमें जो ये वाला सिस्टम है, मतलब पूर्ण समाधिकरण में ज्यादातर तो उत्तर से दक्षिण की विधि है, लेकिन उत्तर से दक्षिण के अलावा भी कुछ विधियां हैं। जैसे कालीबंगा की अगर हम बात करेंगे तो कालीबंगा जो है इसमें इसका उल्टा है। इसमें दक्षिण से उत्तर की ओर दफनाने की विधि देखने को मिलती है। दक्षिण से उत्तर की ओर दफनाने की विधि देखने को मिलता है, नहीं, सिर दक्षिण की ओर है और पैर जो है वो उत्तर की ओर है, उल्टा है। लोथल में अगर यही विधि अगर आप देखोगे बेटे, तो लोथल में यही विधि आपको पूर्व से पश्चिम की देखने को मिलेगी। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर देखने को मिलेगी। तो जब मैं पूर्व पश्चिम लिख रहा हूं तो जो पहला वाला जो दिशा है वो समझ लीजिए कि वो सिर की दिशा है, अर्थात पूर्व की तरफ सिर और पश्चिम की तरफ पैर है। रोपड़ में चले जाइएगा तो लोथल का उल्टा मिलेगा। रोपड़ में अगर आप जाकर के देखेंगे तो इसका उल्टा मिलेगा। तो वहां क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर ये है। और हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा में एक कब्र ऐसी मिली है। हड़प्पा में अगर हम बात करें, हड़प्पा की अगर हम बात करें तो वहां पर एक कब्र ऐसी मिली है जिसमें लकड़ी में एक शव रख करके दफनाया गया है। ठीक है, तो उसमें उसको क्या बोलते हैं, पूरा जो एक कब्र का वो बना होता है, कॉफिन। ठीक है, तो लकड़ी का बॉक्स है पूरा का पूरा, और वो जो लकड़ी का बॉक्स है उस बॉक्स में एक शव है। तो माना जाता है कि ये जो शव है शायद ये हड़प्पा वासियों का नहीं रहा होगा, क्योंकि इस तरीके से एक इस प्रकार का इकलौता शव मिलना ऐसा लगता है किसी विदेशी का रहा होगा और उसकी पद्धति के अनुसार उसको दफनाया गया होगा। तो लकड़ी की पेटिका बनी, उसमें इसको दफनाया गया। इसके अलावा अगर आप देखें तो लोथल से और कालीबंगा से कुछ और भी प्रमाण मिले हैं जो युग्मित शवाधान के हैं। जैसे अगर हम लोथल से बात करें, लोथल में युग्मित शवाधान किसको कहेंगे? लोथल से पहली बात तो 3, और कालीबंगा जो है यहां से आपको एक शव ऐसा मिला है जो युग्मित है, युग्मित शवाधान जो कपल्ड है, मतलब एक तरीके से देखा जाए जिसमें कपल बनाए गए। जैसे आप यहां पर देख रहे हैं तो ये कालीबंगा से ही मिला हुआ है। अगर आप देखेंगे तो इसमें एक साथ 2 क्या नाम है शव हैं, और कई इतिहासकारों का यह मानना है कि ये कपल्ड हैं। कपल्ड का मतलब एक स्त्री एक पुरुष है। हालांकि कई इतिहासकारों ने इस दावे को खारिज भी किया है, क्योंकि जो कंकाल होते हैं, कंकाल में केवल 1 या 2 हड्डी, जहां तक मेरी जानकारी है, ऐसी होती है जिसके आधार पर आप ये बता सकते हैं कि नर कंकाल है या नारी कंकाल है। क्योंकि कंकाल के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो नर या नारी में कोई भेद नहीं होता। मांसपेशियों की दृष्टि से जो है, शारीरिक संरचना की दृष्टि से जो है वो थोड़े भेदभाव हो सकते हैं, लेकिन कंकाल की दृष्टि से भेदभाव में अगर शायद मैं गलत नहीं हूं तो शायद एक कोई हड्डी होती है जिसका थोड़ा सा भेद होता है कमर के पास में कहीं पर, परंतु वो हड्डी मिलेगी तब ना। तो अभी इसीलिए बहुत सारे जो इतिहासकार हैं उनका ये दावा कि भाई ये युगल शव हैं, इसको जो है देख करके उन्हें लगता है कि अभी इसमें जल्दीबाजी होगी इस चीज को निर्णय लेना कि ये युगल शवदान है। पर कपल्ड बहुत सारे लोगों का मानना। अब जिन लोगों का मानना है कि ये युगल शव है, जिन लोगों का मानना है कि ये युगल शव है,
तो उन्होंने इसको एक और स्टेप से जोड़ करके देखा है। जैसे भारतीय संस्कार में अगर आप देखेंगे, पुराने इतिहास में आपने कई बार सती प्रथा जैसी चीजों का जिक्र देखा होगा। सती प्रथा, सती प्रथा का मतलब ये हो गया कि पति के साथ पत्नी का जो है जीवन लीला समाप्त होना। तो हो सकता है कि शवदाह में उस तरीके की चीजें पहले इस्तेमाल की गई हो, तो सती प्रथा के साक्ष्य के तौर पर भी कुछ विद्वान इसको देखते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहां पर बताया कि एक विधि तो हमारी ये हो गई। ठीक है, ये एक विधि है। इसके अलावा भी अन्य विधि हैं। जैसे एक तो मैंने आपको पूर्ण समाधिकरण वाली विधि बताई, और उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट जो पॉइंट्स थे, डिफरेंट डिफरेंट जो एंगल्स थे, वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। एक और विधि है बेटा, जिसको हम लोग बोलते हैं आंशिक समाधिकरण। क्या बोलते हैं? आंशिक समाधिकरण। समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण का मतलब शव को दफनाया गया है, लेकिन आंशिक रूप से दफनाया गया, पूर्ण रूप से दफनाया नहीं गया। तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि आधा शरीर मिट्टी के बाहर है और आधा शरीर अंदर है? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। कोई दूसरी पद्धति है। क्या दूसरी पद्धति है? कि जैसे बहावलपुर रीजन में एक साक्ष्य मिला है जिसमें शव को क्या किया गया, बहावलपुर रीजन में एक साक्ष्य मिला जिसमें जो कंकाल है वो पूर्ण कंकाल नहीं है। पूर्ण कंकाल नहीं है, पूर्ण कंकाल नहीं है। उसमें हड्डियों के ढेर मिले, अस्थियों के क्या मिले हैं? अस्थियों के ढेर, अस्थियों के ढेर मिले। उससे यह अंदाजा लगाया जाता है कि अस्थियों के इस तरीके के ढेर क्यों हैं। अंदाजा लगाया गया कि शायद इसे जो है किसी मृत्यु के बाद जो है किसी ओपन प्लेस पे रखा गया होगा मृत्यु उपरांत, और अन्य जीवों ने इसका भक्षण किया होगा, अन्य जीवों द्वारा इसका भक्षण हुआ होगा, और उसके बाद जो शेष बचा, शेष जो बचा हुआ है, शव का जो शेष भाग है, उसको यहां पर दफना दिया गया। और इस प्रथा को बल इसलिए मिलता है कि कई जगहों पर समाज में इस प्रकार की प्रथाएं प्रचलित थी, आज भी प्रचलित हैं। ऐसे कुछ पारसी समुदायों में ये प्रथा प्रचलित रहती है। कुछ पारसी समुदाय जो हैं उसमें अगर आप देखेंगे, उसमें ये प्रथा प्रचलित रहती है, ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये आंशिक समाधान है, शवाधान है, कि शव को जो है दफनाने से पहले खुले में छोड़ दिया है। क्योंकि शव है तो आप देखते हैं कि बहुत सारे मांसाहारी जीव होते हैं, तो उनके लिए वो भोज्य पदार्थ का काम करेगा, भोजन का काम करेगा। तो ये तो वही बात हो गई है ना। तीसरी जो प्रथा है इसको हम लोग कहते हैं दाह संस्कार विधि। तीसरी जो प्रथा है आप कह सकते हो, उसमें तीसरी प्रथा को दाह संस्कार विधि के तौर पर लिखा जा सकता है। दाह संस्कार विधि, ठीक है जी, दाह संस्कार विधि। दाह संस्कार विधि जो है वो तीसरी प्रकार की विधि हो सकती है, और ये सिंपली आप समझते हो कि चीजों को जला देना। मतलब जैसे हिंदू समुदाय में आप देखते हैं प्रचलन, वैसे ही एक मान्यता है कि दाह संस्कार भी रहा होगा। और चौथा एक विधि मिलती है जिसको बोलते हैं कलश समाधान, शवाधान, जिसको सांकेतिक समाधान के तौर पर भी स्वीकार किया गया। जैसे आप मोहनजोदड़ो की बात करें, मोहनजोदड़ो, सुरकोटड़ा, ये सब वो जगहें हैं जहां से आंशिक शवाधान के साक्ष्य हमको देखने को मिले हैं। जॉन मार्शल हैं, एक एक्सकेवेटर हुआ करते थे मैके, उन्होंने इसको प्रतीकात्मक शवाधान विधि के तौर पर एक्सेप्ट किया है। जैसे मान लेते हैं कि दाह संस्कार विधि हुई हो और उसके पश्चात जो है इसे जो है इसके जो राख हैं उसको किसी कलश में भर दिया गया हो, रख लिया गया हो। अब अगर राख को आपने कलश में रख लिया तो उस कलश को कहीं पर आपने क्या किया, दफना दिया। उस कलश को क्या किया गया है, दफनाया गया है। तो ये ही मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जब इसको दफनाया जा रहा तो उसके लिए आयताकार जो है वो जो कब्र है वो नहीं बनाई जा रही है, उसमें फिर पैराबोलिक या फिर गोल जो है वो शव के आपको वो स्थल आपको देखने को मिलेंगे, जो प्रतीकात्मक शवाधान में आपको देखने को मिलेंगे। जनरली यहां से आपको राख देखने को मिलती है, जनरली जो है आपको यहां से राख देखने को मिलती है। ठीक है जी।
तो हमने आपको बताया यहां पर कि अगर आप देखेंगे तो बहुत इस प्रकार की प्रक्रिया, कालीबंगा में अगर आप देखें तो पुरुष और महिला उनको एक साथ दफनाया गया था। तो कालीबंगा में अगर पुरुष और महिला एक साथ दफनाए जा रहे हैं तो मैंने आपको बताया वो किसका विधि हो सकता है, वो विधि हो सकता है युगल शवाधान का। तो अभी तक आपको ये पता चला कि दाह संस्कार की विभिन्न प्रकार की विधियां हैं। दाह संस्कार की विभिन्न प्रकार की विधियों के साथ साथ आप देखते हैं कि यहां पर बहुत ही लेश मात्र का एक पॉइंट आपको देखने को मिलेगा जो पुनर्जन्म से संबंधित हो सकता है। जैसे कि जब वो दफनाए जा रहे हैं तो उनके साथ जो संपत्ति है, उनके साथ जो उनकी संपत्ति है वो संपत्ति को लेकर यात्रा नहीं कर रहे हैं, संपत्ति को यात्रा में शामिल नहीं कर रहे हैं। तो अब इसके दो अर्थ निकाले हैं वैज्ञानिकों ने। एक अर्थ यह निकाला है कि संपत्ति जो है वो अगली जो पीढ़ी है उसके उपयोग के लिए है, उपयोग हेतु है। या तो एक ये विधि है। दूसरा एक चीज हमको देखने को मिलता है कि क्योंकि इनके जो शव हैं उनके साथ में कुछ पात्र देखने को मिलते हैं जो यात्रा के लिए उपयोगी हैं, यात्रा के लिए क्या होंगे, उपयोगी रहे होंगे। उनको लेकर के वो यात्रा कर रहे हैं और यात्रा करने के साथ वो अपनी संपत्ति नहीं रख रहे हैं। इसका मतलब पूर्ण गमन का उनके मन में विश्वास नहीं है कि हम पूरी तरीके से जा रहे हैं। ऐसा कुछ इतिहासकारों का कहना है कि शायद इस यात्रा को जब वो पूर्ण करेंगे तो यात्रा पूर्ण करके वो पुनः यहां आएंगे, पुनः आगमन होगा। और जब पुनः आगमन होगा तब क्योंकि संपत्ति वो लेकर के नहीं जा रहे हैं तो वो संपत्ति का इस्तेमाल करेंगे, संपत्ति का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो कहने का अर्थ यह है कि यहां से चाहें तो आप एक छोटा सा हिस्सा पुनर्जन्म का जोड़ सकते हैं, लेकिन पुनर्जन्म में यहां पर पूर्ण विश्वास दिख रहा हो ऐसा भी नहीं है। इस आधार पर यानी कि जो भी दाह संस्कार या अंतिम संस्कार की विधियां हैं उसके आधार पर आप ये निर्णय निकालने का प्रयास करें कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, तो ऐसा नहीं देखने को मिलता है। तो पुनर्जन्म में स्ट्रॉन्ग बिलीव तो नहीं देखने को मिल रहा है, बट एक छोटा सा बिलीव तो देखने को मिल रहा है। लेकिन हां, परलोक गमन जो है उसमें विश्वास की अगर हम बात करें, उसमें विश्वास की बात करें तो यहां पर थोड़ा सा दृढ़ विश्वास देखने को मिलता है, क्योंकि अधिकतर यहां तक कि अगर आप देखेंगे तो कुछ शव ऐसे भी हैं जिनमें मनुष्य का जो कंकाल है उसके साथ केवल वस्तुएं ही नहीं, वस्तुओं के अलावा जीवों को भी दफन होते हुए देखा गया है, जीवों को दफन किया गया। जैसे कुछ शवाधान ऐसे भी हैं जिनमें मनुष्य के साथ कुत्ता जो है वो दफनाया गया है। मनुष्य के साथ कुत्ता दफनाने का मतलब क्या है कि वो अपनी जो उपयोग की चीजें हैं, जैसे कुत्ता जो है वो सामाजिक प्राणी के तौर पर आप देखते हैं और व्यक्ति जो है, आपने कई ऐसे चीजें देखी होंगी जिसमें वो अपने आवश्यक पशु को जो है वो साथ में लेकर के जाते हैं। इसके अलावा जहां इन चीजों का खंडन आपको देखने को मिल रहा है ना, कि ये जो युगल शवाधान है जिसमें आप कहें कि युगल शवाधान रहे होंगे, पति पत्नी रहे होंगे, तो कुछ इतिहासकारों ने इस आधार पर भी इसका खंडन किया है कि हमें युगल शवाधान नहीं कहना चाहिए। वो आधार ये है कि कई बार लोग अपने साथ, जैसे यहां पर कुत्ते को लेकर के साथ में जा रहे हैं, तो माना जा सकता है, क्योंकि दास प्रथा के उदाहरण तो मिलते ही हैं, हो सकता है कि वह अपने साथ किसी दास को लेकर के दफन किए हों। यात्रा में जब आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि बहुत सारी यात्राएं, जो बड़े लोग होते हैं खासतौर से, वो अपने साथ अपने नौकरों को भी लेकर के जाते हैं, है ना। तो हो सकता है कि वो और ऐसी चीजें आपको दूसरी जो समकालीन सभ्यताएं, जैसे मिस्र इत्यादि की जो सभ्यताएं, उसमें राजाओं के शवों के साथ ऐसी चीजें हमको देखने को मिलती हैं कि उनके जो माफ कीजिएगा, उनके साथ में जो उनके प्रिय पशु हैं या फिर उनके जो नौकर हैं, उनकी भी ममीज देखने को मिलती हैं, उनके भी साथ में उनको
दफनाने वाली चीजें हमको देखने को मिलती हैं। तो हो सकता है कि ऐसा हुआ हो। तो कुल मिलाकर के यहां पर कंफ्यूजन है, मतलब पूरी तरीके से एक संतुष्टि आपको नहीं देखने को मिलेगी कि किस दिशा में ये चीजें जाती हैं, पर क्योंकि जो शव मिले हैं उसके आधार पर अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग अंदाज लग रहे हैं। तो आपका इसमें क्या कहना है, आपका क्या विश्वास है, मैं चाहूंगा कि एक बार आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, एक बार आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और इस आधार पर आप चाहें तो कुछ प्रश्नों को भी सॉल्व कर सकते हैं मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से, या फिर अगर आप कहें तो जो मुख्य परीक्षा में इतिहास का वैकल्पिक विषय होता है उसके दृष्टिकोण से आप चीजों को यहां पर रख सकते हैं कि हड़प्पा के जो शवाधान के तरीके हैं, हड़प्पा जो शवाधान तरीके दिखाता है, 3-4 तरीके मैंने आपको बताए, उनके विश्वासों और सामाजिक भिन्नताओं के संबंध में क्या जानकारी देते हैं। चाहे तो आप लिख लें, ठीक है, विश्वासों और सामाजिक भिन्नताओं के बारे में। हड़प्पा शवाधान विधियां। आप हड़प्पा की जगह सिंधु घाटी सभ्यता भी लिख सकते हैं, सिंधु सभ्यता, ठीक है, एक ही बात है, हड़प्पा लिखें या सिंधु सभ्यता लिखें, एक ही बात है। तो हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के शवाधान के जो तरीके हैं या शवाधान की जो विधियां हैं, वो उनके विश्वासों, अर्थात जो उनके सामाजिक विश्वास हैं, जिन चीजों में वो जनरली बिलीव करते हैं उनमें, और जो उनकी मतलब उनके जो पारलौकिक विश्वास हैं और जो उनके सामाजिक विश्वास हैं, उनकी जानकारी किस प्रकार से देता है। विश्वासों और सामाजिक मान्यताओं और सामाजिक मान्यताओं की जानकारी, सामाजिक मान्यताओं की जानकारी किस प्रकार से देता है, किस प्रकार से देता है। तो इसकी आप हमें एक रूपरेखा तैयार करके, जो हमारा जो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, ठीक है, या जो आपका जिसमें आप अपना रिप्लाई करते हैं, उसमें आप यहां पर इसकी रूपरेखा तैयार करके जरूर दें। रूपरेखा अगर आप तैयार कर लेते हैं तो मुझे लगेगा कि आपको प्रश्न का उत्तर जो है वो मालूम होगा। ठीक है, चाहे तो आप इस लेक्चर का सारांश भी यहां पर प्रस्तुत कर सकते हैं। इसी तरीके के कुछ और शानदार फैक्ट्स को लेकर के मैं अगले अपने एपिसोड में हाजिर होऊंगा। इस लेक्चर की पीडीएफ अगर पाना चाहते हैं आप तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम में आप विरद दुबे 01 या फिर विरद लाइव ऐसे करके सर्च कीजिएगा, या फिर सीधे सर्च कीजिए t.me/विरद VIRAD DUBEY 01, इसको भी टाइप कर देंगे तो भी आप। इंस्टाग्राम में आप @विरद लाइव, और हमें आप ईमेल कर सकते हैं virad.dube@studyIQ.com। ये सिंपल तरीका है कि आप इसे स्कैन कर लें, आप यहां से आराम से जुड़ जाएंगे। कल मुलाकात करते हैं अगले एपिसोड में, तब तक इसको रिवाइज कर लीजिए। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।